स्वामी जी, एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है। आप बार बार कह रहे हैं कि काले धन को देश में वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ। एक आम आदमी समझना चाहता है कि आज हमारी समस्या, ठीक है, भ्रष्टाचार से लड़ना है, लोकपाल मजबूत बनाना है, इन सब चीज़ों की लड़ाई जंग जारी है, लेकिन इसी तरह आम आदमी की ज़रूरत है रोटी, उसकी समस्या है महंगाई। उन हालात में आपको लगता है कि क्या काले धन को वापस लाना, वो काला धन जो कि किसी समय भ्रष्ट लोग इस देश से ले गए, वो इस प्राथमिकता होनी चाहिए, या और समस्याएं, कितनी ज्वलंत समस्या हमारे सामने? तेज जी, सारे काम किससे होंगे? नौकरियां किससे मिलेंगी लोगों को? महंगाई किससे खत्म होगी? स्कूल कॉलेज किससे बनेंगे? जो है नौकरियां लोगों को कैसे मिलेंगी? नौकरी मिलेगी इंडस्ट्री लगाने से। इंडस्ट्री किससे लगेगी? पैसे से। तो पैसे से इंडस्ट्रियां लगेंगी, नौकरियां मिलेंगी, पैसे से ही महंगाई खत्म होगी। इस देश में टैक्स खत्म कर दीजिए सारे, पेट्रोल तो आधे दाम का हो जाएगा। टैक्स लगा रहे हैं ना, किसके लिए? पैसे के लिए। पैसा तो 400 लाख करोड़ रुपये जिस दिन मिल जाएगा तो इस देश में 50 साल तक टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 100 साल तक टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेट्रोल जो आज 72 रुपये का मिल रहा है लीटर, वो 30-35 रुपये का मिलने लगेगा। यहाँ मैंने पिछले दिनों जब दौरा किया पूरे पंजाब में, तो मैंने पूछा भाई गैस सिलेंडर कितने का मिलता है पंजाब में, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से गैस बांटी जाती है, गैस लोगों को मिलती है। तो जो है वो कंपनी, जो इसके लिए जो कंपनियां हैं उनका भी कंट्रोल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो मुझे यहाँ के लोगों ने बताया 420 रुपये का सिलेंडर मिलता है। तो मैंने कहा भाई 420 का क्यों मिलता है? पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट 420 है। तो ये महंगाई के लिए भी केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियाँ और उनकी गलत कर प्रणाली, गलत टैक्सेशन सिस्टम, ये उसके लिए जिम्मेदार है। तो महंगाई का मुद्दा है, चाहे वो गरीबी का मुद्दा है, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई का मुद्दा है, भाई पैसे से स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनेगी, पैसे से इंडस्ट्री बनेगी। तो आज जो है चीन करीब 100 लाख करोड़ रुपए की अपने देश से वस्तुएं बना करके निर्यात करता है, उसका एक्सपोर्ट है। उसने बड़े बड़े हब बना दिए। हम यहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हब बना करके देश के करीब 50 करोड़ से ज़्यादा लोग आंशिक या पूर्ण रूप से जो बेरोजगार, उनको रोजगार दिला सकते हैं। तो सारा काम पैसे से होता है, और पैसा इन लोगों ने लूट के बाहर जमा कर दिया। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ये बहुत बड़ा मुद्दा है। काला धन कोई छोटा मुद्दा नहीं है। यदि पैसे के तौर पर भी मिले तो एक परिवार को 20 से 25 लाख रुपए मिलेगा, इतना बड़ा अमाउंट है। 2-4 करोड़ की लूट हो जाती है तो हाय तौबा मस्ती है। ये रितेश भाई 400 लाख करोड़ रुपए का मुद्दा है। ये बाहर भी और अंदर भी ये इलीगल माइनिंग में, ये रियल एस्टेट के अंदर, ये काला बाजारी के अंदर, उस काले धन का क्या? टैक्स के अंदर, और ये जो है राजनीति के अंदर। उस काले धन का क्या? आप कह रहे हैं कि विदेशी बैंकों का काला धन लाओ, और यहाँ पे जो रियल एस्टेट का आपने खुद जिक्र किया, उसमें सभी सरकारें, कई सरकारों के ऊपर बहुत गंभीर, उस जिस पार्टी का साथ आप पंजाब में देने जा रहे हैं उस पर कई और राज्यों में बहुत गंभीर आरोप लगे। देखिए तो इस देश के काले धन का क्या आरोप? एक है आरोप, और एक जिन पर आरोप प्रमाणित हो गए, और इसमें उन पर भी एक तरीके से प्रमाणित हुए थे वहाँ के लोकायुक्त ने। मैं जिस स्टेट की बात कर रहा हूँ, बात एक और कहता हूँ कि एक है, मैंने अब एक कहता है कि भाई चलो हमने जो भी गलत किया उसका हम जवाब और हिसाब देने के लिए तैयार, और आगे से हम पूरी प्रामाणिकता के साथ एक अच्छा लोकतंत्र इस देश में चले, एक जो है कहीं पर भी देश में लूट ना, और जो देश का लूटा है धन वो देश को वापस मिले। तो कांग्रेस जब ये कहती है कि 2011 के बाद का जो पैसा स्टैश हो रहा है, तो वो हम भी लाने के लिए ऐसी संधियां कर सकते हैं। 2011 के बाद के लिए उन्होंने संधियां की 85 देशों के साथ। वो भी कितना बड़ा धोखा है रितेश, मैं बताना चाहता हूँ पूरे पंजाब के लोगों को, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और गोवा के ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बताना चाहता हूँ। मतलब कितना बड़ा अन्याय, कितना बड़ा धोखा, कितना बड़ा विश्वासघात, और वो भी चोरी भी और सीना चोरी भी। माने एक तरफ चोरी कर रहे हैं और कहते हैं नहीं देंगे चोरी का धन वापस, कहते हैं 2011 से पहले जिन्होंने भी जमा कर दिया उसके बारे में हम आप कुछ पूछ ही नहीं सकते। मतलब ये तो एक तरह से काले धन वालों को बचाने का इससे बड़ा घिनौना पाप तो और कोई किया नहीं आज तक किसी ने इतिहास में। ब्रिटेन ने भी संधियां की स्विट्जरलैंड के साथ, कहा कि जब कभी भी इतिहास में आज तक जो भी काला धन हमारा जमा है वो सब हमें दोगे। उन्होंने मान लिया, और इन्होंने कहा 2011 के बाद जो जमा होगा ना उसका हिसाब आएगा, क्योंकि उससे पहले तो उनके मम्मी पापाओं ने बहुत जमा करा रखा। देखिए यहाँ मैं बात कह रहा हूँ कि भाई देखो, इस देश में मान लीजिए हम कहते हैं कि बस 100% भ्रष्टाचार है, ऐसा मान लेते हैं, तो 90% तो गुनहगार और जिम्मेदार वही है ना जिन्होंने इस देश में 65 वर्षों से राज किया, केंद्रों में और राज्यों में अलग अलग। तो जो बड़े गुनहगार हैं उनको तो पहले सबक सिखाओ, जो बड़े राक्षस हैं उनको तो जो है पहले उनका उन्होंने जो किया है उसका हिसाब उनको पता लगना चाहिए ना। तो पहले 90% वालों को पकड़ो, फिर 10% ठीक हो जाएगा। देखो शुद्धिकरण एक तरफ से शुरू तो होगा ना, तो शुरुआत कम से कम ठीक हुई है। और आप राजनीति में क्यों नहीं आ रहे हैं? इसका क्या कारण हो सकता है, जब आपका पूरा एजेंडा इतना महत्वपूर्ण एजेंडा है जो कि आप समझते हैं कि देश के नागरिकों के लिए, आम जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो बात आप जैसे योग गुरु कर रहे हैं वो शायद राजनेताओं को करनी चाहिए थी, ये मांग वहां से उठनी चाहिए थी। अगर नहीं उठ पा रही है तो क्या कारण है? आपके पास काडर है, आपके पास संगठन है, आपके पास एक पूरा ढांचा है, वो सभी चीजें हैं जिसकी जरूरत होती है एक अच्छी राजनीतिक
व्यवस्था के लिए, तो क्यों सीधे तरीके से चुनाव नहीं? देखिए, हमारी लड़ाई सत्ता की नहीं है, हमारी लड़ाई सिंहासन की नहीं है, हमारी लड़ाई राजनीतिक शुचिता की है, लोकतंत्र की है, देश की आज़ादी की है, देश की खुशहाली की है। और इस लड़ाई को हम नैतिक पटल पर खड़े होकर के लड़ रहे हैं। ये सिद्धांत की लड़ाई है। कुछ लोग इस हिंदुस्तान को रोम बनाना चाहते हैं, कुछ लोग इस हिंदुस्तान को इटली बनाना चाहते हैं, कुछ लोग हिंदुस्तान को यूरोप बनाना चाहते हैं, कुछ लोग इस हिंदुस्तान को शिक्षा में देख लीजिए, अपनी भाषा में तो हम बीएससी, एमएससी, एमटेक, बीटेक, जो है बीबीए कुछ भी नहीं कर सकते हम। बीएससी, एमएससी से लेकर के आपको जो है एमडी करना है, एमबीबीएस करना है, बीएमएस करना है, सब कुछ आपको, कुछ भी आपको हाई एजुकेशन लेनी है तो आपको अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ लोग इस हिंदुस्तान को ब्रिटेन बनाना चाहते हैं, मैंने कहा इटली बनाना चाहते हैं, रोम बनाना चाहते हैं, हिंदुस्तान की धर्म अध्यात्म संस्कृति को भी खत्म करना चाहते हैं। उनको संतों और सत्य से डर लगता है। तो ये पूरी लड़ाई जो है सिद्धांतों की, आदर्शों की, सत्य की। हम इसको नैतिक धरातल पर रहकर के इसलिए लड़ना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण को कोई सिंहासन थोड़ी चाहिए था, गुरु गोविंद सिंह जी को कोई सत्ता थोड़ी चाहिए थी, वो तो सत्य के लिए लड़ रहे थे। इसलिए भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी से लेकर के तमाम हमारे महापुरुषों ने सत्य के लिए लड़ाई लड़ी है। और सत्य के लिए यदि संत नहीं लड़ेगा तो फिर ये दूसरा कौन लड़ेगा, आवाज़ उठाएगा, कौन जोखिम उठाएगा? तो ये लड़ाई जो है वो हम नैतिक धरातल पर रह करके लंबी लड़ सकते हैं। इसलिए हम गैर राजनीतिक रह करके इस देश को राजनीतिक न्याय दिलाना चाहते हैं, आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाना चाहते हैं और भारत को विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक और आध्यात्मिक महाशक्ति बनाना चाहते हैं। रितेश, हमें जानकारी होनी चाहिए कि इस दुनिया में 204 देश हैं जो यूएन के अंदर रजिस्टर्ड है, उनमें भारत आज चौथे नंबर पर है। इतनी लूट खसोट के बाद भी चीन, जापान, अमेरिका हमसे आगे। और एक खास बात ये भी हमको याद रखनी चाहिए कि चीन भी हमारे साथ आज़ाद हुआ था। आज चीन जो है, कहने को आज अमेरिका वर्ल्ड पावर है, लेकिन अमेरिका में भी जो निवेश है वो चीन लोगों का। तो चीन आज वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर है, वो जो मिलिट्री पावर भी है। आज चीन हमसे इतना कई गुना आगे है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों ने, चलो वहाँ भी थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार होगा, जैसे मैंने कहा, थोड़ा बहुत दूसरे दलों में भी है, लेकिन उन्होंने अपने मुल्कों को कितना ताकतवर बनाया, वही हिंदुस्तान में होगा। हम इसको करेंगे, हमें 3 साल लगे, 5 साल लगे, पूरा जीवन हमारा लगे इसके लिए, लेकिन हम इसको, मुहिम को अपने मुकाम तक पहुँचाएँ। आपके और साथी सिविल सोसाइटी, टीम अन्ना की बात की जाती है, वो भी पंजाब में थे कुछ दिन पहले, वो भी आए, लेकिन उन्होंने ऐसी किसी भी पार्टी का ना तो खिलाफत की, ना उसकी किसी के समर्थन दिया। एक बहुत ही डिप्लोमेटिक ढंग से उन्होंने अपना इस पूरे टूर को कंडक्ट किया और ये कहकर चले गए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ेगा, मजबूत लोकपाल लाना चाहेगा, उसको आप वोट दीजिए। लेकिन स्वामी रामदेव काफ़ी चीज़ें साफ बोल रहे हैं। हम राजनीतिक दल की साइड नहीं ले रहे, हम सच का साथ दे रहे हैं और सच का साथ हमें देना ही चाहिए। ये हमारा धर्म कहता है, हमारे पुरखों का आदर्श यही कहता है हमको। इसलिए हमने सीधी सीधी बात की है, सच्ची सच्ची बात की है। और सीधी सच्ची बात कहने का दमखम हर एक इंसान में होना चाहिए। हमारे पुरखों ने भी कहा, गुरुवाणी में भी, हमारे तमाम ग्रंथों में भी कहा है, धरती सारी साध की तस्कर बैठे आन। तो ये महावस्तेन ईशता, ये जो सारी जो हमारी परंपरा है वो यही कहती है कि हमको पाप का, अन्याय का, अधर्म का, भ्रष्टाचारियों का पूरी ताकत के साथ विरोध करना चाहिए। हमने सच के आधार पर, मुद्दों के आधार पर विरोध और समर्थन करने की एक स्वस्थ परंपरा की बात की है और ये आवाज़ उठनी चाहिए। इसी से ये लोकतंत्र की गंदगी, राजनीति की गंदगी साफ होगी और जाते जाते इंसाफ मिलेगा। आखिरी सवाल आपसे, आप होशियारपुर गए थे, जालंधर गए थे, कुदरती खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए मुझे ये जानकारी मिली है कि एक लंबी चौड़ी प्रणाली या एक मुहिम शुरू होने जा रही है। 500 एकड़ जमीन में क्या प्लान है? हम किसानों के लिए एक बहुत बड़ा एक मॉडल खड़ा करना चाह रहे हैं और उसकी शुरुआत हमने कर दी है। क्योंकि किसान लुटता है एक तो नशा में, एक रोग में, एक फिर ये बीज, खाद और कीटनाशक, और फिर आपस के झगड़ों में। तो हम ये चाहते हैं कि एक आदर्श गांव बने और किसान की लूट खत्म हो। कहाँ बनेगा ये आदर्श गांव? ये एक एक गांव के अंदर हम ये प्रयोग करेंगे। तो ये पटिंडा के भी एक गांव में हम करने वाले हैं, लालियाना गांव है यहाँ, वहाँ पर भी हम इसको करने वाले हैं। ऐसे एक एक जिले में एक एक गाँव को लेने वाले हैं कि वहाँ पर ये रोग मुक्ति का, नशा मुक्ति का, एक जो है विषम मुक्त खेती का, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का, और ये सारा कॉन्सेप्ट चले जिससे कि गांव हमारे खुशहाल हों। आज शराब बेचने वाले, दवाइयों का व्यापार करने वाले और ये खाद और कीटनाशकों का व्यापार करने वाले, ये सब धनवान होते जा रहे हैं और किसान और जो है गांव गरीब होते जा रहे हैं। तो वहाँ आत्महत्याएं हो रही हैं। तो गांव खुशहाल बनेंगे तो हिंदुस्तान खुशहाल बनेगा। इसके लिए हमने ये आदर्श ग्राम निर्माण की योजना और इसमें अलग अलग तरह के ये उपाय हम आगे भविष्य में करने वाले हैं। इसकी पूरी ट्रेनिंग जून महीने से हरिद्वार में शुरू हो जाएगी।
चलिए रामदेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला। मैं समझ सकता हूँ बहुत व्यस्त हैं। रितेश भाई, पीटीसी न्यूज़ क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, घर घर में, गांव गांव में देखा जाता है, मैं फिर से आह्वान करूंगा कि वोट देने के दिन वो अपने दिल से, अपनी रूह से, अपनी आत्मा से पूछे कि वो जो वोट दे रहे हैं किसको दे रहे हैं। उन लोगों को तो नहीं जो देश के गद्दार हैं, गुनहगार हैं इस लूट के लिए, काले धन के लिए, भ्रष्टाचार के लिए। उनको यदि हमने वोट दिया तो ये महापाप होगा। अब एक भी लुटेरा विधानसभाओं में नहीं पहुंचना चाहिए जिन्होंने काला धन लूटा है और इस देश को बर्बाद किया है, जो भ्रष्टाचार को नहीं मिटाना चाहते, उन लोगों को वोट ना करें। अब जो उपलब्ध हैं उनमें से कम को ही, जो कम लगता है कि ये कम बेईमान है, उसी को चुन लें, लेकिन उन लोगों को तो ना करें वोट जिन्होंने पूरा हिंदुस्तान लूट लिया, पंजाब को बचा लें। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी रामदेव हमारे साथ बनने के लिए। उम्मीद करेंगे कि हमारे दर्शकों, साढ़े श्रोतिਆਂ ਨੂੰ भी ये गलबात चंगी लगेगी। बाबा रामदेव, स्वामी रामदेव होना दा पूरा एजेंडा उम्मीद करेंगे चंगा लग्या होगा। feedback@ptcnetwork.tv साडा मेल आईडी, सानू अपना फीडबैक जरूर इस प्रोग्राम बारे दो। उम्मीद करेंगे गलबात चंगी लगी होगी। एक छोटे कमर्शियल ब्रेक तो बाद साडे नाल कबलाड़ी बने रहो।